हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को आप समझिए कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। ये डायग्राम हमने बनाया है, ये हम जो मैटर कवर कर रहे हैं उसमें ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें इस डायग्राम में आपको दिया हुआ है कि किस प्रकार से ऊपरी परपटी की गहराई और उसका घनत्व किस प्रकार से है। तो आप देखें, यहाँ दिया हुआ है 2.9 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद ये घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये गहराई दी हुई है और गहराई में भी गहराई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये आप देख रहे होंगे। तो गहराई बढ़ने का कारण क्या है, ठीक है, गहराई क्यों बढ़ रही है, इस पर हम चर्चा ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि घनत्व भी जो है वो बढ़ता जा रहा है ऊपरी क्रस्ट से निचले क्रस्ट में। तो इस एविडेंस में इसको हम बोलते हैं अभिनव मत। और इसके बाद हम एक एविडेंस और है वान डर ग्राट का एविडेंस, और उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 हम डाल देते हैं क्रस्ट। ये टॉपिक हो जाएगा अपना क्रस्ट वाला। सबसे पहले इसकी घनत्व की बात करें तो घनत्व हो जाएगा 2.9 से लेकर 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनत्व हो जाएगा। फिर गहराई की बात करें कि लगभग ऑलमोस्ट इसकी गहराई कितनी रहती होगी, तो 30 किलोमीटर तक इसकी गहराई देखने को मिलती है। दूसरा, ऊपरी क्रस्ट जो है यहाँ कम घनत्व के खनिज, और निचली क्रस्ट जो है निचली क्रस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ अधिक घनत्व के खनिज पाए जाते हैं। क्लियर? उसके अलावा महाद्वीपों के नीचे ये 50 किलोमीटर की परत है और महासागरों के नीचे ये 5 किलोमीटर की परत है। ये नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो पी तरंगी होती है, क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं भूकंप के आधार पे पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पी तरंगे होती हैं, ये पी तरंगे ऊपरी क्रस्ट में 6.1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, और निचले क्रस्ट में इनकी जो वेलोसिटी होती है वो 6.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। घनत्व इंपॉर्टेंट है कि 2.9 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब रहता है, गहराई 30 किलोमीटर, और ऊपरी क्रस्ट में कम घनत्व के खनिज और निचली क्रस्ट में जो है ये अधिक घनत्व के खनिज पाए जाते हैं। महाद्वीपों के नीचे मोटाई 50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे मोटाई 5 किलोमीटर। पी तरंगे जो चलती हैं उसका ऊपरी क्रस्ट पर 6.1 किलोमीटर सेकंड है, और निचले क्रस्ट में ये 6.9 पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ये क्रस्ट वाला पार्ट है, तो ये बात इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बी पार्ट, यानी मेंटल की बात करते हैं
कि मेंटल में क्या पाया जाता है, मेंटल की कौन सी परत हो गई, उसके क्या एविडेंस है। ये हो जाएगा बी, मेंटल। पहली बात करते हैं इसका घनत्व। तो आप यहाँ घनत्व देखें, 4.3 से लेकर 10 तक इसका घनत्व है पूरा। तो 3.3 से शुरू होता है, 3.3 to 10.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें गहराई कहाँ से शुरू हो रही है, गहराई 30 किलोमीटर शुरू हो रही है और 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई रहती है। लेकिन अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिया। एक व्यक्ति हैं मोहरोविसिस, ये नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है, मोहरोविसिस या सॉरी मोहोविसिस, ठीक है, मोहोविसिस एक व्यक्ति हैं, मोहरोविसिस कर लेना, इसको मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी कर लो, असंबद्धता, इसको ऐसे कर लीजिए। मोहरोविसिस असंबद्धता, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी, इन्होंने एक परत का पता लगाया। मोहरोविसिस एक व्यक्ति थे, इन्होंने परत का पता लगाया और 1919 में, यानी कि 1909 में इन्होंने लोअर मेटल हाँ 1909 में, है ना, 1909 में लोअर क्रस्ट और अपर मेटल, लोअर क्रस्ट टू अपर मेटल, लोअर क्रस्ट टू अपर मेटल की बीच की परत का पता लगाया, जिसे मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इसकी गहराई इन्होंने 2900 किलोमीटर बताई, यानी कि ये वाला पार्ट देखिए, ये लोअर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट से लेकर अपर मेटल का भाग, यानी ये वाला जो भाग है, इसको ये 2900 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है, 2900 किलोमीटर मानते हैं मोहरोविसिस। फिर अब इसका ए पार्ट शुरू होता है, ऊपरी मेंटल। अब देखिए ऊपरी मेंटल या अपर मेंटल जो है वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर से प्रारंभ हो जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है। अपर मेंटल का पार्ट यहाँ तक है, तो 700 किलोमीटर तक जाता है, 30 से 700 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ तक? 30 से 700 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे 200 से 700 किलोमीटर। और इसका बी पार्ट जो है वो हो जाएगा, ये ऊपरी मेटल ही हो जाएगा, निचला मेटल, और इसका हो जाएगा 700 से 2900 किलोमीटर का पार्ट, क्योंकि यहीं पर ही समाप्त हो गया, ठीक है, यहाँ समाप्त हो गया ये, इसलिए।
ठीक है। यहाँ भूकंपीय लहरों की जो गति होती है भूकंपीय लहरों की गति कम हो जाती है फिर भी 7.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रहती है। इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, यानी कम गति का क्षेत्र। ठीक है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी यानी कम गति का क्षेत्र हम इसे कहते हैं। क्लियर हो गया? जोन ऑफ लो वेलोसिटी का जोन इसको कहते हैं, मेंटल के इस भाग को जहां भूकंपीय लहरों की गति कम हो जाती है। नोट कीजिए। तीसरी बात करेंगे हम फिर क्रोड की, और उसी साथ में ये जो पॉइंट है ये कवर हो जाएगा। फिर एक और पॉइंट है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए कवर हो गया पॉइंट। सी पॉइंट की बात करेंगे, यानी क्रोड की हम बात करेंगे अब। क्रोड पार्ट में क्या देखने को मिलता है? सी, हिंदी में तो क्रोड कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं। ठीक है। नंबर 1, घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व शुरू होता है 12.3 से लेकर 13.6 तक। 12.3 से लेकर 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। गहराई की बात करें 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर। देखिए यहाँ से 2900 किलोमीटर का भाग दिख रहा है आपको, ये खत्म हो गया आपका मेंटल वाला पार्ट, और यहाँ से आउटर कोर शुरू हो गया और ये गहराई तक जाएगा, यानी यहाँ से कवर होगा और यहाँ तक जाएगा। इसके पहले वाला यहाँ से शुरू हो रहा था, अपर मेंटल का पार्ट यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक जाता है, और इसके ऊपर ये जो पार्ट होता है यहाँ तक, ये क्रस्ट होता है। ठीक है, क्रस्ट वाला पार्ट, ये क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वाला मेंटल वाला पार्ट हो गया, और ये कोर वाला पार्ट हो गया। तो इसके हमने 2 भाग कर दिए, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, वहाँ पे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो अलग अलग पार्ट कर दिए, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख लिया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। तो कोर में घनत्व 12.3 से लेकर 13.6, तो घनत्व हो गया। गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। जो 2900 किलोमीटर वाली जो लेयर है उसको हम एक नाम देते हैं गुटेनबर्ग और विशार्ट असंबद्धता। क्योंकि इसका पता लगाने वाले 2 विद्वान थे, गुटेनबर्ग और विशार्ट। तो 2900 किलोमीटर का जो भाग है जिसको हमने आउटर कोर का नाम दिया है, इसका पता गुटेनबर्ग और विशार्ट महोदय ने लगाया था, इसलिए इसका नाम ये दिया गया। अब देखिए अपर मेंटल वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, मेंटल जहाँ से शुरुआत
मतलब अपर मेंटल की खत्म हो रहा है, लोअर मेंटल शुरुआत हो रहा है। तो इस वाले भाग को ये देखिए, यहाँ घनत्व कितना है 5.5, ठीक है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। और यही पृथ्वी का औसत घनत्व है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, क्योंकि हम मानते हैं 11, लेकिन यहाँ 13.6 जा रहा है, ठीक है। पर चूंकि औसत घनत्व 5.5 है तो ये लोअर मेंटल का भाग है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 5.5 घनत्व जो है वो किस भाग में शामिल किया जाता है, तो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच वाले पार्ट में शामिल किया जाता है। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें। क्लियर। नेक्स्ट, पी तरंगों की गति। जो पी वेव है, पी वेव की गति जो है वो यहाँ 13.3 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। और घनत्व बढ़ता ही है, तो घनत्व जो है, घनत्व आंतरिक भाग में जाने के कारण घनत्व आंतरिक भाग में तेजी से बढ़ता है। तो देखिए यहाँ कितना है 12.3, 12.3 के बाद है 13.3 और फिर 13.6 हो जाता है। एकदम से मूव करता है, ठीक है, एकदम से घनत्व में परिवर्तन आता है। ठीक है। अब दो परतें हैं। पहली परत है आउटर कोर और दूसरी है इनर कोर। अब देखिए आउटर कोर में एस तरंगे लुप्त हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तरल होगा, ठीक है। और आउटर कोर में हो गया 12.3 टू 13.3, ये हो गया इसका घनत्व, ठीक है। और 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक गहराई हो गई। इनर कोर की बात करें तो ये ठोस होता है, पर यहाँ एस नहीं चलती है, कारण क्योंकि एस जो आउटर से लुप्त हो जाती है तो इनर में आती नहीं है। ठोस होता है, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। डेंसिटी 13.3 टू 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और आप गहराई देखें 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। तो ये हो गया आपका कोर वाला पार्ट भी पूरा। तीनों पार्ट हमने देख लिए, क्रस्ट वाला पार्ट, इसका मेंटल वाला पार्ट और फिर अब क्रोड वाला पार्ट भी हमने पढ़ लिया। डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए आप। गुटेनबर्ग रिचार्ड्स असंबद्धता क्या होती है अभी हम चर्चा कर लेंगे एक बार और, इन सभी जो संबद्धता है उनको लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम एक कोर कंप्लीट कर लेते हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए फटाफट। डायग्राम इसी के साथ में बनाना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए अब बात करते हैं वांडर ग्राट का मत।
एक मत और पढ़ लेते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके बाद वाला जो पढ़ रहे हैं आप ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सुएस वाला इम्पोर्टेंट हो गया, दिल्ली का इम्पोर्टेंट हो गया, फिर ये न्यू एविडेंस पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और इसके अलावा हम अभी वांडरग्राट का मत भी पढ़ रहे हैं। तो वांडरग्राट का जो मत है उसमें जो डायग्राम है उसमें भी सर्किल डायग्राम है जो सुएस में हमने पढ़ा था, ठीक है। बट सुएस में हमने क्रस्ट, सियाल, सीमा ऐसे हमने बात की थी। वांडरग्राट के मत में जो नाम होंगे वो कुछ अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए नाम, वांडरग्राट, और इसने जो बात की वो संरचना के आधार पर बात की थी, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है उसके बारे में बात की थी। सबसे पहले ए, ऊपरी सियाल परत। सबसे पहली परत मानी थी ऊपरी सियाल परत। और ऊपरी सियाल परत के बारे में ये क्या कहते हैं कि घनत्व के देखें, पहले घनत्व कितना मानते हैं। घनत्व माना है 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये अंडरस्टूड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि महाद्वीपों के नीचे जो इस परत का निर्माण हुआ है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। महाद्वीपों के नीचे जो परत का निर्माण है वो 60 किलोमीटर है। अटलांटिक के नीचे अटलांटिक महासागर है, उसके नीचे 20 किलोमीटर की परत है। प्रशांत महासागर के नीचे 10 किलोमीटर की परत है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि घनत्व 2.7 से लेकर 2.9 तक रहता है, और अटलांटिक के नीचे 20, प्रशांत के नीचे 10 और महाद्वीपों में 60 किलोमीटर से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर। और इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं, कौन कौन से तत्व मिलते हैं। सिलिका, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो लोहा भी यहाँ पाया जा रहा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, एल्यूमिनियम देखने को मिल रहा है, मैग्नीशियम, पोटेशियम मिल रहा है। ये सभी धातुएं यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। सिलिका हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा, ये सभी यहाँ तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, इसको बोलते हैं आंतरिक सिलिकेट, आंतरिक सिलिकेट व मेंटल परत। आंतरिक सिलिकेट और मेंटल परत, ठीक है। इसकी गहराई की हम बात करें तो 60 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की गहराई है, गहराई, ठीक है। क्योंकि महाद्वीपों से हम शुरुआत कर रहे हैं तो महाद्वीपों से लेकर 1200 किलोमीटर तक इसकी गहराई देखने को मिलती है। घनत्व की बात करें तो डेंसिटी 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब टू 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसमें गहराई हो जाएगी। तत्व कौन कौन से हैं
तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा। इन्होंने यहीं से लोहा माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी परत की बात करते हैं और ए, बी और सी परत को नाम जो दिया है वो सिलिकेट दिया है, सिलिकेट और मिश्र धातु की परत, सिलिकेट व मिश्रित धातु की परत। सिलिकेट व मिश्रित धातु की परत, और सिलिकेट और मिश्रित धातु की जो परत है वो ऑलमोस्ट शुरू होती है 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर, 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई में ये परत पाई जाती है। नेक्स्ट, घनत्व की बात करें, 4.7 से लेकर 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और तत्व देखें तो ऑक्सीजन, लोहा, निकिल और सिलिका, ये तत्व देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन, लोहा, निकिल और सिलिका, ये तत्व विद्यमान है, ठीक है। ऊपर आपने कर लिया होगा ये वाला पार्ट। और इसकी अंतिम परत है डी, जिसको नाम दिया धातु पिंड या नाभि पिंड। धातु पिंड, ये नाभि पिंड, ये है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, और डेंसिटी इसमें बताई गई है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और तत्व नहीं बताए गए हैं, लेकिन तत्व यदि आप देखें तो तत्व ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, निकिल है, तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि यहाँ धातु पिंड में फिर आपको किस प्रकार के तत्व देखने को मिलेंगे, लोहा, निकिल और सिलिका देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और आंतरिक सिलिकेट में देखिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, सिलिका है, मैग्नीशियम, लोहा। तो लोहा तो हमें बी परत से देखने को मिल रहा है, या यूँ कह लीजिए पहली परत जो थी वहीं से देखने को मिल रहा है। तो फिर आंतरिक भाग में जो तत्व होंगे वो भारी तत्व होंगे, उसमें निकिल, लोहा तो 100% होगा ही होगा। और धातु पिंड है, इसका मतलब धातु पिंड का मतलब यहाँ मात्रा धातुओं की अधिक होगी। क्लियर? तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद कुछ असंबद्धताओं की बात कर लेते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। देखिए डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, होता है कि दो लेयर्स जो होती हैं उसके बीच का क्षेत्र, ठीक है, जो दो लेयर्स होती हैं जब कोई दूसरी लेयर शुरू होती है तो उसके बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र कहलाता है। जैसे सपोज देखिए समझने के लिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने चर्चा की क्रस्ट वाला पार्ट है ना, तो क्रस्ट दो भाग में बटा है। जैसे यहाँ देखो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, देखिए ऐसा समझ लो आप। देखिए किस तरह से डिसकंटिन्यूटी होती है। ये हो गया अपर क्रस्ट, ये हो गया लोअर क्रस्ट, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट।
फिर उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, समझ में आ रहा है, अपर मेंटल, उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर, और उसके बाद फिर आउटर कोर टू इनर कोर। इस प्रकार से कितनी डिसकंटिन्यूटी होगी, 5 हो गई। ये अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट सबसे पहले, फिर लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल, फिर लोअर मेंटल आउटर कोर, फिर आउटर कोर और इनर कोर। इस तरह से 5 ये डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, अशांतता बोलते हैं इसको, या असंबद्धता बोलते हैं। और इनका संबंध किस किस विद्वान से रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला जो ये था, ये मैटर दिया था कॉर्नाड ने, ध्यान रखिएगा, ये किसने दिया था, कॉर्नाड ने। फिर देखिए लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल अपन ने पढ़ा था, ये किसने दिया था, मोहरोविसिस ने। मोहरोविसिस ने, ठीक है, कॉर्नाड, मोहरोविसिस। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात किसने कही थी, रैपिटी महोदय ने। फिर दिया गुटनबर्ग ने, गुटनबर्ग वे विशाट, और ये हो जाएगा लेहमैन। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने इसको असंबद्धता के आधार पर भी पढ़ लिया कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये हो गया अपर क्रस्ट, ये हो गया लोअर क्रस्ट, ये बात कही है कॉर्नाड ने। फिर होता है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ये बात कही है मोहरोविसिस ने। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये होता है रैपिटी ने। फिर उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर की बात कही गुटनबर्ग और विशाट ने। फिर आउटर कोर और इनर कोर की बात कही है लेहमैन ने। तो इस प्रकार से हमने असंबद्धता वाला मैटर भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ में आपका आंतरिक संरचना का जो पूरा मैटर है वो क्लियर हो गया है, और विथ डायग्राम भी हमने पढ़ लिया है, विथ डायग्राम हमने उसको देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पैटर्न किस तरह से आपको पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।